अब लिमिटेशन एक्ट का बेसिक पर्पस है कि मतलब आपको कोई भी सूट फाइल करना है तो आपको विद इन टाइम करना पड़ता है। अगर आप विद इन टाइम नहीं करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप फिर बाहर हो जाते हो और दोबारा आप सूट फाइल नहीं कर पाते हो, है ना। तो इसमें फिर इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और फिर भी आपने शूट करना है तो उसके लिए क्या रेमेडी है, तो ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें शुरू का जो पार्ट है ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। इसमें बोला गया है कि इस एक्ट को लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं और ये जो है होल ऑफ इंडिया पे जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन में इसमें बोला गया है एप्लीकांट। एप्लीकांट कौन होता है? अब एप्लीकांट में इसमें बोला गया है इंक्लूड होगा, petitioner भी होगा, और एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply, और एनी पर्सन who state is represented by the applicant as executor, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें बोला गया है कि petitioner जो होता है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे ए है और बी है, ठीक है। अब ए ने कोई केस फाइल करना है बी के अगेंस्ट, तो अगर ए की डेथ होगी या फिर ए ने कोई अपनी प्रॉपर्टी थी उसने सी को ट्रांसफ़र कर दी हुई है, अब उसमें लड़ाई पड़ गई कोई, तो अब सी भी जो है उसमें जो है केस फाइल कर सकता है। आवाज़ आ रही है? मैम क्या बोल रहे हो? ए ने अगर बी को कोई शो करना है, मतलब ए और बी, ए की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बी ने कोई इन दोनों में कोई ऐसा इशू क्रिएट हो गया जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ए ने जो है ये प्रॉपर्टी जो है सी को दे दी हुई है, ठीक है। अब सी को दे दिया, अब सी के पास आ गया ना राइट, ए वाले सारे राइट सी के पास आ गए, है ना, इंजॉय करने का राइट, ऑनरशिप का राइट। अब अगर केस करना हो तो बी जो है सी के ऊपर कर सकता है, या सी ने करना हो अगर जैसे इन दोनों का डिस्प्यूट चला हुआ था, तो अब जो राइट सी के पास आ गए, अब सी जो है पूरे राइट्स ए वाले जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में इसमें बोला गया है कि इंक्लूड होगी पेटिशन भी, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा hyundai और चेक। मतलब ये तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए पर पता तो होना ही चाहिए ना। और नेक्स्ट डेफिनेशन है बॉन्ड इंक्लूड्स एनी बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स Hyundai एंड चेक, मतलब चेक, इसमें चेक भी आएगा और hyundai भी आएंगी। Hyundai क्या होती है? हाँ जी, ये होती होंगी कुछ यार, इतना तो मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है। मतलब ये ऐसे चेक से रिलेटेड ही होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ही होती हैं, जी, ठीक है। उसके बाद आ गया बॉन्ड इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be। अब इसमें बोला गया बॉन्ड क्या होता है? अब जैसे अब कोर्ट में कई बार किसी की जमानत दी जाती है तो बेल बॉन्ड देते हैं ना, जी मैम। जमानती जो होता है वो अपना एक बॉन्ड बना के देता है कि अगर कल को ये अपियर नहीं होगा तो जो भी अगर ये उसको फॉरफीट करता है तो फिर जो पैसा होगा वो मैं भरूंगा, है ना। तो इसको यही बोल रहे हैं, इसमें यही बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के लिए ऑब्लाइज कर रहा है कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा पैसे। तुम्हें इसमें बोला है ना इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर, ठीक है, on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed at the case may be। अगर इसमें अगर जैसे A है और B है, A ने B से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, और इसमें C ने ये श्योरिटी दी कि अगर B आपके पैसे लौटाएगा नहीं तो मैं आपको ये पैसे लौटाऊंगा, ठीक है। अब B पैसे नहीं देता है तो अब A किसको पकड़ेगा जाके? अब श्योरिटी को ही पकड़ेगा ना। हाँ, तो वो सी को बोल सकता है कि अब तू परफॉर्म कर, तूने ऑब्लाइज किया था, जी मैम। ठीक है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जे वाली इसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। इसमें बोला गया कि जो शेड्यूल में दिया गया है ना लिमिटेशन पीरियड किसी सूट को, अपील को या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन,
ठीक है। जैसे 3 इयर्स दिया गया है किसी सूट को फाइल करने के लिए, 12 इयर्स दिया गया है ना, तो उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो शेड्यूल में दिया गया। एक होता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अब प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है, उसका मतलब होता है मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब उस जैसे 3 साल का ये पीरियड है, इसको अब कैलकुलेट करना है, उसको हम बोलेंगे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। उसकी जो कैलकुलेशन होती है, जैसे ए है, उसने उसका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, तो उसके पास कितना टाइम है, 12 इयर्स है। ठीक है। अब अगर इसको कोई भी कॉज ऑफ एक्शन, जैसे कि इसको कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कोई बंदा इसकी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। अब इसके पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया ना, अब ये चाहे तो 12 साल में कभी भी जाके जो है केस कर सकता है, ठीक है, ठीक है, और 12 साल में कभी भी केस कर सकता है। अब इस पीरियड को कैसे कंप्यूट करेगा कोर्ट ना, उस चीज को हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है ना कि जो शेड्यूल में एक लिमिटेड पीरियड बताया उसको हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं। जो शेड्यूल में बताया हुआ है, जो मैंने तुम्हें बताया कि 3 इयर्स है किसी केस को करने का, किसी को 12 इयर्स है, ठीक है। और उस पीरियड को आप कंप्यूट कैसे करोगे, मतलब जैसे अगर आज ए और बी का कोई केस चला हुआ है, ठीक है, आज उसमें डिक्री आ गई, ठीक है, आज कोई केस में ऑर्डर हो गया, डिक्री आ गई। अब ए के फेवर में नहीं आई है वो डिक्री, ठीक है। अब ए क्या करता है, ए ने उसकी अपील करनी है आगे जाके। अब अपील के पास मान लो उसके पास 30 दिन का टाइम है, ठीक है, 30 डेज का टाइम है। अगर आज डिक्री आई तो आज से तो स्टार्ट होगा नहीं ना टाइम पीरियड, क्योंकि जिस दिन डिक्री आती है, ऑर्डर आता है, तो उस डे को एक्सक्लूड किया जाता है। अब आपका टाइम पीरियड कल से शुरू हो जाएगा चलना, कि कल से लेके आपके पास 30 दिन का टाइम है, ठीक है। और मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ, रुको यहाँ पे ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। दिख रहा है? सुन के समझ लूंगा क्या? ये मैं दिख रहा। अब तो दिख रहा होगा, दिख रहा है? होता ना मैम, मैं कैसे समझ लग जाता तो मैं तुम्हें इससे समझाती हूँ, वरना फिर औरों को भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ए है, ए और बी का कोई केस चला हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। अब ए जो है, ए के इस केस में जो है डिक्री आ जाती है। आज क्या डेट है, 14/9/2024 को डिक्री आ गई। अब ये डिक्री जो आई है, ये आई है बी के फेवर में और ए के अगेंस्ट आई है, ठीक है, मान लो। अब ए क्या करेगा, अब इसके अगेंस्ट डिक्री आई, अब इसने अपील में जाना है ना। अब ये सेटिस्फाई नहीं है इस ऑर्डर से, अब इसके पास किसी कोर्ट, मतलब समझ लो सब्जेक्ट 1 से इसने कोर्ट ऑफ सेशन में जाना। अब इसके पास मान लो टाइम पीरियड है 30 डेज फॉर फाइलिंग अपील, ठीक है। ये 30 दिन इसके पास है। अब आज डिक्री आई है ना, जैसे आज डिक्री आई है ना, यहाँ से आज का जो दिन है इसको एक्सक्लूड किया जाता है। जिस दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ना, उस डे को जो है एक्सक्लूड कर देते हैं कोर्ट में, ठीक है। आज से अब इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा कल से, ठीक है। अब यहाँ से लेके इसके पास 30 दिन का टाइम है। मान लो इसके पास है 14/10/2024 तक का टाइम है, ठीक है, कि उसने इस टाइम पीरियड के अंदर जो है ये अपील फाइल करनी है। अब इसको अपील फाइल करने के लिए ऑर्डर की कॉपी भी चाहिए ना। अब इसने मतलब समझ लो इसने कल जो है फाइल ऑर्डर की कॉपी अप्लाई कर दी, अप्लाई करी, ठीक है। अब ऑर्डर की कॉपी जो है अप्लाई करी कल, और ये जो बन के आई, ये आई मान लो 25 सितंबर को आई ये बन के, ठीक है, 25 सितंबर को बन के आई ना। तो अब ये कितने दिन है, 15 से लेके 25 तक, 10 दिन जो है
10 डेज जो हैं, हम्म, है ना, मेरे को खुद कोई नहीं दिख रहा मैं। अब ये जो अब दिख रहा है ना, कि जी मैम, जी उल्टा मैम, दिख रहा है, उल्टा तो नहीं दिख रहा। हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है। अब ये जो 10 डेज है ना, 14 से लेके जी मैम, 25, 15 से लेके 25 तक, 14 का तो वैसे ही एक्सक्लूड है ना, आज का दिन तो वैसे एक्सक्लूड। अब कल से लेके 25 तक, अब जितना टाइम इसको बनने में लगा ना, इस ऑर्डर की कॉपी को बनने में लगा, और इसके बाद ये बन गई मतलब 25/9 को। अब जिसने ये अप्लाई करी है, ए ने, उसने ये कॉपी ली समझ लो 27 तारीख को, ठीक है, जी मैम, रिसीव करी, ठीक है। तो अब ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, 14 से लेके 27 तक का, ये जी सारा मैम, टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। अब इसका जो फाइलिंग ऑफ अपील का टाइम पीरियड जो 30 डेज है, वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे, 27 से लेके अगली 27/10 तक। ओके मैम, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, अब कॉपी नहीं है, कॉपी के बिना वो अपील कैसे करेगा, अच्छा अच्छा, है ना। तो जितना टाइम उसको उस कॉपी को लेने के लिए लग रहा है ना, वो टाइम पीरियड जो है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसके लिए उसका बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। जी मैम, क्लियर। जी मैम, तो इसमें ये है, इसको हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है। जी मैम, जब आपका भी केस जब आपके पास कोई केस आते हैं ना, जैसे आपके पास आज ऑर्डर हुआ है और आपके पास कोई अपील आई, तो आप देखते हो कि भाई इसमें अपील फाइल करने का कितना टाइम है, कब कब इसने कॉपी ली हुई है, और मतलब कैलकुलेशन करते हैं ना, हर वकील करते हैं, जो सीनियर है वो करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, इसी तरह से करते हैं। ये चीज़ें एक्सक्लूड करनी होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होता है, जी मैम, ठीक है। Next है promissory note, means any instrument whereby the maker engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or on a demand or at a site। अब promissory note क्या होता है कि किसी बंदे ने, जैसे ए ने बी से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, और उसने बोल दिया कि मैं आपको जो है 25 तारीख तक वापस कर दूंगा, और ये रिटर्न में बना के दे दिए कि मैं 25 तक आपके जो पैसे वापस कर दूंगे, तो ये प्रॉमिस हो गया ना एक, जी मैम, तो इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। अब इसमें बोला गया है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सूट। सूट डज नॉट इंक्लूड एनी अपील और एप्लीकेशन। अब सूट क्या होता है, जो शुरुआत होती है वो जो केस शुरू होता है तब पहले वो सूट ही होता है ना, जब शुरू में केस हम फाइल करते हैं, बाद में उसके जी मैम, अपील और एप्लीकेशन जो अंदर आते हैं वो तो बाद की बात है। पहले तो वो एक केस चलेगा जिसको डिसाइड करेंगे, अगर वो आपके फेवर में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसकी अपील होगी, तो उसको हम बोलते हैं सूट। उसमें जो है अपील और एप्लीकेशन नहीं आती है। जी नेक्स्ट मैम, डेफिनेशन है टोट। टोट मीन्स सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टोट को क्या बोलते हैं, एक सिविल रॉन्ग ही बोलते हैं, ये तो तुमने टोट में भी पढ़ा ही होगा, जी मैम, है ना। आगे ट्रस्टी है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्टी डज नॉट इन, इसमें बेनामीदार को नहीं किया हुआ है, बाकी सबको किया हुआ है इंक्लूड। नेक्स्ट जी है पार्ट नंबर 2 सेक्शन नंबर 3, इसकी लैंग्वेज पढ़ो। मैम, एक क्वेश्चन पूछना था हाँ, मैम। एप्लीकेशन वो तो है जो प्लेंटिफ का रिप्लाई देते हैं डिफेंडर। पता क्या होता है प्रोसीजर कैसे चलता है, जैसे आज मैंने प्लेंट फाइल करी, जी मैम, प्लेंट फाइल कर दी, अब डिफेंडेंट को नोटिस होगा, नोटिस होगा जी तो मैम, उसको नोटिस के साथ बोला जाएगा कि आप उस प्लेंट का जवाब दो। अब उस प्लेंट का जवाब क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। जी मैम, और अगर प्लेंट के साथ अगर आपने जैसे आपने डेक्लरेशन सूट करी है या इंजंक्शन का सूट करा है, साथ में आपने ऑर्डर 39 रूल 1-2 की लगा दी टेम्परेरी की। अब टेम्परेरी इंजंक्शन की जो एप्लीकेशंस लगती हैं उसमें रिप्लाई आता है ना, और जो प्लेंट होती है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है। अब इसकी जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी ना डिफेंडेंट की, अब बदले में उस रिटर्न स्टेटमेंट का जो रिप्लाई देना होता है ना प्लेंटिफ ने, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में रिप्लाई आता है और मैम हाँ जी, क्या एप्लीकेशन में जो आपका रिप्लाई होता है तो उसमें क्या होता है? पहले मतलब समझ लो आपने एक प्लेंट लगाई, इंजंक्शन का सूट फाइल करा, उसमें आपने एप्लीकेशन भी लगाई ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की,
ठीक है। अब जी जो मैम। एप्लीकेशन होगी उसका डिफेंडेंट देगा जवाब, उसको हम रिप्लाई बोलेंगे, और जो प्लेंट होगा, जो मेन सूट होता है, उसका जो जवाब देंगे उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब वो रिटर्न स्टेटमेंट आ गई और रिप्लाई आ गया, एप्लीकेशन का रिप्लाई आ गया और प्लेंट की रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब जब उस प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट और रिप्लाई का जो प्लेंटिफ जवाब देगा ना दोबारा से, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन और रीजॉइंडर। रिटर्न स्टेटमेंट के रिप्लाई को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, और जो रिप्लाई का रिप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं रीजॉइंडर। अच्छा, रिप्लाई को रीजॉइंडर बोलते हैं। हाँ, रिप्लाई का जो ऑपोजिट पार्टी फिर रिप्लाई देगी ना उसको हम रीजॉइंडर बोलते हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट का जो रिप्लाई आता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्लियर? तो मैम रीजॉइंडर भी प्लेंटी भी देता है? हाँ, प्लेंटिफ ही देता है रीजॉइंडर भी। इंडिपेंडेंट दोनों चीजों को भी देता है? हाँ जी, मतलब डिपेंडेंट के लिए ये टर्म यूज होती है, रीजॉइंडर और एप्लीकेशन। ये पता कब यूज़ होता है कि अगर आपने कभी काउंटर क्लेम, इसमें एक आता है काउंटर क्लेम, जब डिफेंडेंट जो है काउंटर क्लेम करता है ना, काउंटर क्लेम डालता है ना, वो एक सेपरेट सूट ही होता है ना, तो जब वो काउंटर क्लेम डालेगा ना, फिर प्लेंटिफ जो देगा उसका, वो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। ये चीज़ें फिर प्रैक्टिकल है यार, ये थ्योरेटिकली तुम्हें समझ नहीं आएंगी। इसके लिए ना तुम्हें ना मेरे पास ना बैठ पड़ेगा फेस टू फेस, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है मैम, मैम सैटरडे टाइम निकालूंगा। हाँ जी, मैंने कहा मैम आऊंगा तो सैटरडे संडे टाइम निकालूंगा। ठीक है, जब मर्जी आओ। सेक्शन 3 मैम बराबर। हाँ जी, पढ़ो आप। Bar of limitation. Subject to the provisions contained in section 4 to 24, inclusive at the suit instituted, approved, offered, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as defense. For the purpose of this act is to be constituted in an ordinary case when the plaintiff is इतना ही पढ़ो डिफेंस तक पहले। अब इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन जो है आप प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के ख़त्म होने के बाद करते हो, तो आपकी जो वो एप्लीकेशन होगी या अपील होगी या सूट होगा, उसको कोर्ट जो है वो कर देगी, डिसमिस कर देगी। अब आपने ए ने बी के अगेंस्ट केस करना है, ठीक है। अब उसके पास टाइम लिमिट है 3 इयर्स उस केस को करने की, ठीक है। अब जो विद इन 3 इयर्स जो है ए उसके ऊपर सूट नहीं करता है, 3 साल के बाद उसको चौथे साल याद आती है कि मुझे उसके अगेंस्ट केस करना चाहिए, है ना। अब वो कोर्ट में जाता है और केस फाइल करता है। अब कोर्ट यही बोलेंगे ना, भाई तू पहले 3 साल कहाँ सोया हुआ था, ठीक है। अब कोर्ट भी इसमें मैगजिम है कि इसमें 2 मैगजिम भी हैं, उसमें बोला गया है कि कोर्ट उन्हीं लोगों की हेल्प करता है जो अपने राइट्स के प्रति जो होते हैं जागरूक होते हैं, जो विजिलेंट होते हैं अपने राइट्स के लिए, है ना। जो सोए रहते हैं अपने राइट्स के लिए, उनकी कोर्ट भी हेल्प नहीं करता। अब ये चौथे साल जाएगा तो और केस करेगा तो कोर्ट इसकी केस को डिसमिस ही तो करेगी, चाहे फिर डिफेंडेंट का डिफेंस ले ना ले। अगर कोर्ट की नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ भाई इसने जो है 3 साल में केस नहीं किया, चौथे साल में आके केस कर रहा है, तो कोर्ट फिर डिसमिस कर देगी केस को। इसका फर्स्ट वाले इसका ये मीनिंग है। सेकंड, for the purpose of this act is instituted in an ordinary case when the plaintiff is presented to the proper officer. In the case of a proper one, his application to leave to sue as a proper is made, and in the case of claim against the company which is being bound up by the court, when the claimant first time to be claimed to the official liquidator. नेक्स्ट, ये Any claim by or a counter claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted. In the case of a set off on the same date as the suit in which the set off is stated, in the case a counter claim on the date on which the counter claim is made in court, an application by notice of motion in a high court when the application is presented to the proper officer of that court. ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि सूट को कब माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हो गया, मतलब वो केस फाइल हो गया है, ठीक है। अब कोई ऑर्डिनरी केस है तो उसमें तब माना जाएगा जैसे ही आपने अपना प्लेंट को जो है ना जाके ऊपर कॉपी एजेंसी में इसको फाइलिंग कर दी ना, तो मानना जाएगा कि आपका केस जो है वो एंटर हो गया, तो मतलब वो
चल पड़ा है, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट बोला गया कि इन केस ऑफ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड। अब पॉपर के केसेस जो होते हैं उनमें कैसे मानना जाएगा कि उनका केस कब इंस्टीट्यूट हुआ है। पॉपर, पहले पॉपर क्या होता है? पॉपर होता है वो बंदा जिसके पास जो होते हैं सफिशिएंट मीन्स नहीं होते हैं, मतलब वो अपने केस की फ़ीस नहीं भर पाता है। जैसे उसके पास 1000 से कम रुपीज़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1000 रुपये की प्रॉपर्टी भी नहीं है, वो मतलब वो बहुत ही पुअर बंदा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉपर। अब वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर लगाएगा एक एप्लीकेशन कि भाई मैं इतना गरीब हूँ कि मैं कोर्ट की फ़ीस नहीं भर सकता हूँ, ठीक है। अब कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी। डिसाइड वो कैसे करेगी? वो देखेगी, डिस्कवर करेगी उसके सराउंडिंग से कि ये बंदा सच में गरीब है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। जी मैम, मतलब कि कॉपी जब कोई नया केस तभी माना जाएगा, मतलब जब भी हम कोई केस लगाते हैं तो मैम वो सीधा पहले कॉपी एजेंसी में देते हैं कॉपिंग या एजेंसी, अलमत को देते हैं? कॉपिंग एजेंसी में तो फाइलिंग करते हो आप। कॉपिंग एजेंसी मीन्स जो ऊपर बैठे होते हैं जी मैम। ऑफिसर्स बैठी नहीं होती हैं वो लड़के लड़कियां ऊपर जी जी हमारे मैम। यहाँ। तो वहाँ वहाँ पे जाके आप जो भी वहाँ पे बैठी होंगी क्लैरिकल स्टाफ वाली, उनको आप दोगे और वहाँ पे आप जाके इंस्टीट्यूट करोगे। जैसे वो एंट्री होगी ना, तो उसको मानना जी मैम। जाएगा कि वो कोर्ट में केस चल पड़ा है। मैं ठीक है आपको मैम। समझा रही थी पॉपर वाला। पॉपर वाले में बोला गया है कि अगर जैसे ही उस बंदे ने एप्लीकेशन लगाई तो फिर कोर्ट डिस्कवर करेगा कि ये बंदा सच में अमीर है कि गरीब है, ठीक है। अब कोर्ट ने मान लो आज तारीख है 14 तारीख है, ठीक है, आज उस बंदे ने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं आपकी फ़ीस नहीं भर सकता, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख को लगाई। अब कोर्ट ने ये डिसाइड करी मान लो 14 दिसंबर को 2024 को। अब ये जो बीच का टाइम पीरियड है ना, इस जी टाइम मैम। पीरियड के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है ना। अब जी 14 मैम। दिसंबर को मान लो इसने डिसाइड करी, उसने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई ये सच में मतलब या तो वो एडमिट करेगा या डिसमिस करेगा। अगर उसको लगेगा कि ये सच में गरीब है तो वो एडमिट कर लेगा, और अगर बोलेगा कि मतलब नहीं है गरीब तो वो डिसमिस कर देगा उसको और बोलेगा कि भाई जा और आप पैसे दे तब सूट फाइल कर। तो उसका ये मानना जाएगा जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन लगाई है ना 14 सितंबर को, इस दिन से ही मानना जाएगा कि आपने आपका केस इंस्टीट्यूट हो गया कोर्ट में, जी मैम। ठीक है। क्लियर है ये? जी मैम। ओके। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज बीइंग wound up by the court when the claimant first send in his claim to the official liquidator। अब कोई कंपनी से रिलेटेड जैसे केसेस होते हैं तो उसमें जो होते हैं पहले अगर किसी भी कंपनी को आपने बंद करना है ना, नहीं चलाना है, तो उसके लिए आप पहले क्या करते हो, अपना क्लेम जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर जो होता है वहाँ पे उसको भेजते हैं, है ना, उसके बाद कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो इसमें मानना जाएगा कि जिस दिन आपने अपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्लेम भेजा होगा ना, जैसे 14 तारीख को इन्होंने ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्लेम भेज दिए, अब वो क्लेम डिसाइड हुए मान लो नेक्स्ट मंथ के 24/10 को हुए, 24 अक्टूबर को हुए, तो इस केस में क्या मानना जाएगा कि 14 सितंबर से ही आपका केस जो है इंस्टीट्यूट हो गया है। क्लियर? मतलब कोई भी कंपनी से लेटर लगाने के लिए पहले लिक्विडेटर को भेजना पड़ेगा? हाँ, क्लेम जो है पहले लिक्विडेटर को भेजे जाते हैं। क्या बोले मैम? क्लेम जो है पहले जो सेंड किया जाता है वो लिक्विडेटर को किया जाता है, उसके बाद कोर्ट में आता है, जी मैम। ठीक है। ये क्लियर है? जी मैम। उसके नेक्स्ट आ गया एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूट। अब ये आया वो चीज़ काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। अब ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है? वैसे तो हम ये सीपीसी में पढ़ेंगे क्योंकि ये सीपीसी में है, पर मैं तुम्हें मोटे तौर पे बता देती हूँ सेट ऑफ क्या होता है। जैसे ए और बी ने के बीच में कोई सूट है, रिकवरी का सूट है, ये बोलता है कि मैंने इससे 50 लाख की रिकवरी करनी है। ए बोलता है मैंने बी से 50 लाख की रिकवरी करनी है, ठीक है। अब बी क्रॉस में ये बोलता है कि यार मैंने इससे 50 लाख की, इसने मेरे से 50 लाख की रिकवरी करनी है लेकिन इससे 30 लाख मैंने भी लेना है, ठीक है। क्रॉस में ये अपने उसमें बोलता है कि इससे मैंने भी अपना 30 लाख लेना है, तो उसको जो है इसको बोलो सेट ऑफ करे और जो बाकी 20 लाख है वो मैं दूंगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। क्लियर?
और काउंटर क्लेम होता है जैसे ए और बी है, ए जो है वो बोलता है कि मैंने इससे 50 लाख लेने हैं, लेकिन जो बी है वो बोलता है मैंने तो इससे 70 लाख लेने हैं। ठीक है, तो बोलेगा 50 लाख उसमें सेट ऑफ कर, जो बाकी का 20 लाख है वो मुझे दे तू। ठीक है, तो ये आएगा काउंटर में क्लेम करना, काउंटर करना, किसी चीज़ को क्रॉस करना। क्रॉस सूट सुना ही है। जी मैम, तो मगर एक ही सूट में के अंदर लग जाता है सूट, एक ही और सूट, उसके हाँ, साथ ही ये एक ही सूट में होता है। जैसे ए ने बी के ऊपर केस किया ना, आज प्लेंट फाइल करी, जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा ना ये बी, तो ये बी जो है डिपेंडेंट। उस टाइम पे ये चीज़ क्लेम करेगा, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। उस टाइम पे ये बोलेगा कि इतना इतना मैंने भी लेना। अगर ये उसके बाद करेगा तो फिर ये मतलब इस वेव्ड ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब ये रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा ना, तब इसको ये चीज़ क्लेम करनी पड़ेगी कि इसने भी इससे पैसा लेना है या इसको देना है, वो चीज़ इसमें यहाँ पे इसको बोलनी पड़ेगी रिटर्न स्टेटमेंट में। तो मैम वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही लिखेगा कि एक अलग से लिखेगा? मतलब इसी में बोल सकते हैं, या अलग से भी बोल सकते हैं, अलग से भी दे सकते हैं। अच्छा, प्लेट अलग से भी दे सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें बोला गया है इन केस ऑफ सेट ऑफ। अब सेट ऑफ अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है तो मानना जाएगा जिस दिन से ये केस इंस्टीट्यूट हुआ था ना। मान लो इस बंदे ने, ए ने जो केस किया वो किया आज 14 मान लो 14 नवंबर को किया। ठीक है, तो मानना जाएगा अब बी ने जो वो चीज़ क्लेम करी ना कि इसने मेरे से, मैंने इससे 30 लाख लेना है, वो कि इसने समझ लो 20 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो अब ये मानना जाएगा कि ये जो सेट ऑफ है ये उसी दिन से, जो 14 नवंबर से ही मानना जाएगा। जी मैम, ये सेट ऑफ होगा ना कि अगर ए ने बी को 50,000 देना, बी ने बोल दिया तो 50,000 सेट ऑफ कर ले और बाकी वापस दे दे, हाँ, तो वो काउंटर क्लेम होगा। तो काउंटर क्लेम भी सेम ही हो? नहीं, एक में बोल रहे हो कि, एक में बोल रहे हैं 50,000 देना है मेरा, तो मैंने भी इससे 30,000 लेना है। मान लो तुमने मेरे को 50,000 दिए हैं, और मैं कल को, तुम मेरे अगेंस्ट केस करने जाते हो और बोलते हो कि मैंने मतलब मैं आप बोलते हो कि मैंने इससे 50,000 लेना है, और मैं कल को अपने उस प्लीडिंग में जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रही हूँ, मैं उसमें ये लिख के देती हूँ कि भाई मैंने भी इससे 30,000 लेना है। क्लियर, तो उसको बोलेंगे कि, फिर मैं बोलूँगी कि उस 30,000 को आप सेट ऑफ करो, बाकी का 20 मैं दे दूंगी, तो उसको सेट ऑफ बोलते हैं। लेकिन जब आप काउंटर क्लेम करते हो, काउंटर क्लेम मतलब 50,000 आपने मेरे को दिया है, और कल को मैं ये बोलती हूँ कि मैंने इससे 70,000 लेना है। ठीक है, तो 50,000 उसमें सेट ऑफ करो, इसको बोलोगे 20,000 मुझे दे, अब वो काउंटर क्लेम होता है। मतलब कि अच्छा, अमाउंट का फर्क है, अगर और हाँ देने हैं थोड़े तो सेट ऑफ हो गया, अगर लेने हैं तो हाँ हाँ हाँ। और काउंटर क्लेम कब इसमें बोला गया कि काउंटर क्लेम का केस जो है वो कब कोर्ट में करते हैं, उस दिन पे जिस दिन आपने काउंटर क्लेम करोगे ना, जिस दिन आप, जैसे आपने ए ने 14 तारीख को केस किया, आपने 20 तारीख को जो है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी, जिस दिन आपने रिटर्न स्टेटमेंट में वो चीज़ क्लेम करी ना, उस दिन से मानना जाएगा कि आपके काउंटर क्लेम की जो सूट है वो चलेगी। सेट ऑफ की तो पिछले 14 से ही चल पड़ेगी ना, लेकिन काउंटर क्लेम की उस दिन चलती जिस दिन आप क्लेम करते हो। क्लियर ये पॉइंट, ये थोड़ा डिफिकल्ट। सेट ऑफ की तो उसी दिन से चलेगी जिस दिन क्लेम लगा दी। हाँ, तो सेट ऑफ प्लेंटिव ने हाँ, प्रीवियस जो डेट जिस दिन पे केस फाइल किया होता है ना, उसी दिन से चलती है। लेकिन काउंटर क्लेम की चलती जिस दिन आपने क्लेम करा है, जैसे आपने जिस दिन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी उसमें बोलना ना, मतलब प्लेंटिव चाहे नहीं भी लिखेगा कि सेट ऑफ का केस था या मैं उसने मेरे से लेने, तब भी उसी दिन से चलेगा। हाँ, ठीक है, क्लियर ये। जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4 पढ़ो। Expiry of prescribed period when code is closed. When the prescribed period for any suit, appeal or application expires on the day when the code is closed, the suit, appeal or application may be executed, preferred or made on the day when the अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे इसमें मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, दिख रहा है? जी मैम। कोई नहीं दिख रहा तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा। जैसे इसमें बोला गया है
where the prescribed period of suit, appeal or application expire on a day when the court is closed. इसमें बोला गया जैसे A है और B है, ठीक है, इसने A ने B के अगेंस्ट केस करना है, ठीक है, इसके पास टाइम है 3 years, ठीक है, ठीक है, 3 years का टाइम है इसके पास। इसका टाइम पीरियड मान लो आज से स्टार्ट हो गया, ठीक है, 14/9 से लेके 14/9/2024 से लेके आ गया इसका 25, 26 और 27, ठीक है, 14/9/2027 को इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, है ना। अब इस डेट पे ये जाता है कोर्ट में केस करने के लिए 14/9 को, समझ लो इसने बीच में नहीं किया ये कोर्ट। जी मैम। तो फाइल केस ऑन 14/9/27, ठीक है, इस दिन पे जाता है ये कोर्ट में केस करने के लिए। लेकिन इस दिन पे जो है कोर्ट जो है बंद है, क्लोज्ड, ठीक है। अब कोर्ट क्लोज है, अब इसकी इसमें गलती नहीं है ना। तो अब इसको जो है ये एक दिन जो है ये आगे मिलेगा जिस दिन कोर्ट जो है खुली होगी। जैसे कल खुलेगी कोर्ट ना, तो इसके पास कल तक का टाइम होगा कि ये कल केस फाइल कर सकता है, चाहे उसके बीच कितनी भी छुट्टियां हो, हाँ, जितनी भी छुट्टियां हो। जैसे अगर मान लो जैसे आज सैटरडे, कल संडे, सेकंड सैटरडे, संडे की कोर्ट में छुट्टी है, इसका जो टाइम पीरियड है आज खत्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इस कल भी तो छुट्टी है ना, अब इसका टाइम पीरियड कब खत्म होगा, माना जाएगा कि परसों तक केस कर सकता है, मंडे तक। क्लियर। तो इसमें यही है। फोर्थ और फिफ्थ में बोला गया है एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। अब ये होती है सेक्शन 5, जहाँ पे हम लगाते हैं कि अगर हम लोग भी टाइम पीरियड फाइल नहीं कर पाए हैं ना, तो हम लोग जो है इसमें कोई सेटिस्फाई रीजन देते हैं कोर्ट को सेक्शन 5 में कि हाँ भी हम क्यों नहीं कर पाए, तो वो लगती है सेक्शन 5 की, ये लगती है सेक्शन 5 की एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें ये किन केसेस में लगती है, अब ये जरा पढ़ो। तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन जब आपने जैसे आपके पास 3 साल का टाइम है ना, ठीक है, अब आपने 3 साल में केस नहीं किया, आप चौथे साल जाते हो केस करने के लिए। अब आप कोर्ट को बताओगे ना रीजन कि मैं 3 साल में क्यों नहीं आया, तो आप सेक्शन 5 की लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगाओगे कि मैंने 3 साल तक। अब ये सूट्स में नहीं चलती, ये चलती सिर्फ अपील और एप्लीकेशन में। अब ये सूट्स पे इसलिए नहीं चलती क्योंकि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपने केस करना तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी इतना टाइम होता है, 12 साल का टाइम होता है ना। तो आप 12 साल कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस करना है आपने, पोजेशन लेना है, रिकवर करना है, पोजेशन करना है, डिक्लेरेशन लेनी है, तो उसके लिए आपके पास इतना इनफ टाइम होता है, 12 साल का टाइम होता है केस को फाइल करने का, ठीक है। और अगर आपने कोई टोट वगैरह से रिलेटेड करना है तो उसके लिए भी 3 साल या 1 साल का टाइम होता है ना। तो अब कोर्ट ये जो एप्लीकेशन चलती है ये चलती है अपील और एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन भी इसमें जो एक्सक्लूड की हुई है, एग्जीक्यूशन वाली एप्लीकेशन को एक्सक्लूड किया क्योंकि एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए भी 12 साल का टाइम होता है, ठीक है। अब क्या थी ना मैंने, हाँ जी, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन हाँ जी, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है, मतलब कोई ऑर्डर को, जैसे आज कोई केस डिसाइड हो गया, अब इस ऑर्डर को आपको एग्जीक्यूट भी तो करवाना पड़ेगा। डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर बनेगा, एक केस हार गया एक केस जीत गया, जो जीत गया वो डिक्री होल्डर हो गया, जो केस हार गया वो जजमेंट डेटर हो गया। अब डिक्री होल्डर जो है कोर्ट में जाएगा कि मेरे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए, है ना। तो एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए 12 साल का टाइम होता है हर केस में, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए 12 साल का टाइम होता है, तो तभी तो इसमें एग्जीक्यूशन को भी एक्सक्लूड किया हुआ है। ये सेक्शन सिर्फ चलता है अपील और एप्लीकेशन पे, क्योंकि अपील फाइल करने के लिए भी 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज का टाइम होता है, और कोई एप्लीकेशन लगानी है तो उसके लिए भी 30 दिन या 60 ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का टाइम होगा। जैसे LRs की एप्लीकेशन लगानी है तो 90 डेज का टाइम होगा, है ना। तो उन केसेस में चलती है ये वाले जो सेक्शन है
सेक्शन नंबर 5। एप्लीकेशन क्या आएगा फिर? इसमें एग्जीक्यूशन भी एक्सक्लूड होगी ना फिर? एग्जीक्यूशन सेक्शन 5। हाँ, इसमें एग्जीक्यूशन में भी आप सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग लगा, अगर आप 12 साल में कोई केस को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाए ना ऑर्डर को, तो आप 13वें साल में जाके बोलते हो कि मैं सेक्शन 5 की लगाऊं, तो वो वहाँ पे ये वाली सेक्शन नहीं लगेगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे। तो मैम किस एप्लीकेशन को? ये एप्लीकेशन पे लगेगा, जैसे अगर आपने कोई एलआरस के लिए एप्लीकेशन देनी है, कोई बंदा मर गया है उसके एलआरस को अच्छा। इंक्लूड करना है ना, तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी है। और बीच में कई तरह की एप्लीकेशन आती हैं, जैसे कि आपने किसी पार्टी को केस से हटाना है या फिर किसी पार्टी को ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए 110 की एप्लीकेशन जाती है। जो ये सारी एप्लीकेशन है ना, इनको देने के लिए अगर आप विद इन टाइम नहीं देते तो फिर सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाते हो ना। जी मैम, क्लियर है ये? जी मैम। इसमें अब ये बोला गया है, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द CPC may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। अब इसमें बोला है कि कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप विद इन टाइम कोर्ट में क्यों नहीं आए, तो उसके लिए आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन क्या हो सकता है? कोई बंदा ये जाके बोल सकता है कि मैं इतना बीमार था कि मैं बेड से ही नहीं उठ सकता था, है ना, इन 3 सालों में मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं कोर्ट आ ही नहीं सकता था, या फिर किसी को पैरालाइज का अटैक है, वो बंदा उठ ही नहीं सकता बेड से, ठीक है। अब वो 4थे साल ठीक हो गया, तो वो 4थे साल जाके ये बोलेगा कि हाँ भाई मैं बीमार था, अब वो सर्टिफिकेट भी शो करेगा कि मेरी बीमारी थी, ये था, कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। तो ये चलेगा सिर्फ एप्लीकेशन और अपील्स पे, ठीक है। तो आज यहीं तक की करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे वाले फिर बड़े हैं ना।